मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसने बाद में दूसरी शादी भी कर ली। 1 साल बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ और उसने मुझे उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वो सब देखकर मुझे बुरा लगे। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसलिए पार्टी के समय जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था और वो मैं अपने साथ ले गई। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम योग्य था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई और मैं उसे लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहने लगी, उसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने वो लिफाफा देखा, मानो होश ही उड़ गए, मानो आसमान ही गिर गया हो उसके ऊपर। मेरा नाम साक्षी है। आज मेरे ननद के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर पूजा रखी हुई गई है और मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगाया। बस फिर क्या था, मेरी सास ने वो देख लिया और ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगी, तूने उस सामान को हाथ लगाया ही क्यों? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती कि प्राची के बेटे का जन्मदिन के पूजा का सामान है और इसे तू जैसी बांझ औरत ने हाथ लगा दिया तो अब शगुन होगा? या कहीं ऐसा तो नहीं तुम चाहती कि तू अपनी ननद का सुख देखना नहीं जा रहा? इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और फिर मैं अपने भावनाओं को दबाकर कहा कि माँ जी, इससे आगे मत कहिएगा। उतने में मेरी ननद भी आ गई और प्राची ननद कम सहेली ज़्यादा थी। मुझे ताना मारते हुए कहने लगी, भाभी, तुमसे मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। शायद तुझसे मेरा माँ बनना देखा नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की तरफ देखने लगी कि मेरे पति मुझसे प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ कहेंगे, लेकिन उल्टा मुझे वो सुनाने लगे और कहने लगे, प्राची को तुम बहन मानती हो ना, फिर तुम उसके साथ ऐसा कर सकती हो? उनका इतना बोलना मुझसे ये सब अंदर से टूट गई थी ये सब सुनकर, क्योंकि कोई भी स्त्री अपनी सास और ननद के ताने सहन कर सकती है, लेकिन अगर उसका पति उसे ताना मारे तो उसे सहन नहीं होता। वही मेरे साथ हो रहा था। जिसे उसने अपना सब कुछ माना है, जिसके साथ 7 जन्म रहने की कसम खाई है, और अगर वो ऐसा कुछ कहे तो अंदर से टूट जाती है। मैं रोते रोते जाकर किचन में काम करने चली गई। बांझ होने के कारण पूजा में हाथ भी नहीं लगा सकती, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सोचने लगी, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बनना या ना बनना ये खुद औरत के हाथ में थोड़े ही होता। मेरी सास एक स्कूल टीचर थी, मेरी ननद लॉ कर रखा था और मेरे पति एक इंजीनियर थे। और मुझे इस बात की हैरानी थी, इतने पढ़े लोगों के विचार इतने परंपरावादी हैं कि सिर्फ पूजा के सामान के हाथ लगाने से अपशगुन होता है। मुझे अभी भी याद है कि किस तरह से मैं और सुरेश पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी और बॉस के साथ वहाँ बैठी थी। सभी लोग प्रेजेंटेशन का बहुत तारीफ़ किए थे। सुरेश भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी तारीफ़ किया। एक ही ऑफिस में काम करते करते कब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। सब परिवार वाले मिलकर हम दोनों की शादी कर दी। सुरेश ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे 2-3 साल बच्चा नहीं चाहिए, पहले मैं एंजॉय करूँगा, फिर बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊँगा। इसलिए घर वालों ने 2-3 साल तक कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही शादी के 5 साल हुए तो घर के लोगों और रिश्तेदारों मेरे पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे कि मुझे बच्चा नहीं होता। सुरेश भी पहले कुछ नहीं बोला, पर अब वो भी मुझसे बात नहीं करते थे, फिर काम होने तक ही बात करते थे। एक ही घर में दोनों रहते थे, ऐसे लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं अपना दुख किसे बताऊं? कौन सुनेगा मेरा तकलीफ़? सुरेश भी मेरी तकलीफ़ को सुनने को तैयार नहीं था, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। आज शादी के 8 साल हो गए थे। मुझे लगा था कि आज सुरेश अपनी चुप्पी तोड़ेगा, आज मुझे ज़रूर विश करेगा। मैंने सुरेश के लिए उसके मनपसंद का खाना भी पूरा बनाया। सुरेश सारा खारा खाना खाकर ऑफिस निकल गए, लेकिन कहाँ कुछ नहीं हुआ और मैं ऑफिस कॉल करके मना कर दी कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं आज नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैंने सुरेश के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखा था।
और मैंने घर पे ही मोमबत्ती से पूरे कमरे को सजाया और मैं भी सुरेश के फेवरेट रंग की साड़ी पहनकर उसका आने का इंतज़ार करने लगी। तभी सुरेश भी आ गया और वे क्या, सुरेश तो मेरे तरफ देखा भी नहीं और दूसरे कमरे में चला गया और मुझसे बात तक भी नहीं किया। जैसे लग रहा था कि इतना कुछ किया मैंने तब भी उसे कोई असर नहीं हो रहा हो। तभी मुझे से रहा नहीं गया, मैं सुरेश से जाकर बात करने लगी। तुम्हें याद नहीं क्या, आज मेरी शादी की सालगिरह है। इतना ही बोलते ही सुरेश मुझ पे चिल्लाने लगा और कहा, आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज ही के दिन तो मैं बांझ औरत से मेरी शादी हुई थी। आज के दिन भूलने वाली चीज़ें हैं क्या। उसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए कहा कि मैं एक बच्चा गोद ले लेती हूँ। सुरेश ये बातें सुनकर आग बबूला हो गया और कहा, मुझे अपना खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं, जो तुम मुझे दे नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लाया हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है तो गिफ्ट तो बनता है ना। वो मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने जब लिफाफे के अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस लिफाफे के अंदर तलाक के कागज़ थे। मैंने उस पर साइन कर दी और मैं कल सुबह होकर घर छोड़कर चल दी और अपना तबादला फिर मैंने दूसरे शहरों में करवा ली, क्योंकि तलाक होने के बाद मैं उसके साथ काम करना नहीं चाहती थी। एक दूसरे के साथ एक ही ऑफिस में काम करना पसंद नहीं था मुझे लग रहा था कि मैं दूसरे शहर चली जाऊं, कहीं यहाँ से दूर। मैं दूसरे शहर चली गई और कुछ ही दिन बाद सुरेश की दूसरी शादी हुई और फिर कुछ साल बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ और उसके जन्मदिन पर उसने पार्टी रखी और वो मुझे बुलाया। सुरेश पार्टी में सिर्फ मुझे अपमान करने के लिए बुलाया, मैं ये जानती थी। फिर भी मैं उसके पार्टी में पहुंच गई और पार्टी में पहुंचते ही सुरेश मुझे देखकर और मेरे पास आया और बोला, देखो मैं तुम्हें तलाक देकर मेरा फैसला गलत नहीं था। आज मेरा बेटा पैदा हुआ, आज मेरे घर अपना खून आया है। मैं ये सब सिर्फ सुन रही थी और हंस भी रही थी। फिर मैं बोली उससे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट मैं लाई हूँ। मैंने उसे एक लिफाफा दिया जो मैं लेकर आई थी। उसके हाथ में लिफाफे जाते ही उसने जब खोल कर देखा तो उसे होश उड़ गए। उसके सरप्राइज़ गिफ्ट सुनकर ही फिर वो लिफाफा को खोल कर देखा। ठंड में पसीने छूटने लगे, दिसंबर के कड़ाके की ठंड में। लिफाफे में सुरेश का मेडिकल रिपोर्ट था जिसमें लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता और वो रिपोर्ट देखकर अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी नज़र साफ बता दी। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चल दी। दूसरे दिन वह उसकी माँ घर पर आई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या बोले। फिर वो कहने लगा, वो रिपोर्ट, मैंने उससे कहा, एक बार हम दोनों चेकअप करवाने के लिए गए थे, लेकिन रिपोर्ट किसी काम की वजह से मैं नहीं ला पाई थी। बाद में सिर्फ मैं ही रिपोर्ट लेने के लिए गई थी। जो मैं रिपोर्ट लेकर जब आई तो मैंने आपसे बताया भी था रिपोर्ट के बारे में कि मैं माँ नहीं बन सकती। मैं अपने बारे में बताई थी। फिर जब मैं रिपोर्ट लेकर आई, मुझ में कमी है, मैं ये झूठ बोली थी। सुरेश बोला कि इतनी बड़ी बात तुमने झूठ क्यों बोला कि मुझ में कमी है। तुम इतने दिनों तक ताना सुनती रही, सबसे सच्चाई बता देती तो तुम इतने दिनों तक ताना तो नहीं सुनती। मैं बोली कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। सुरेश बोला, जब मैंने तुम्हें तलाक का पेपर दिया था तभी तो तुम बता देती सच्चाई। मैंने कहा, सुरेश गलती मेरी है जो मैं तुमसे प्यार किया। सुरेश बोला, मुझे माफ़ कर दो और सब कुछ भूल कर घर चलो। मैं बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब उस घर में कदम भी नहीं रख सकती क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सहना पड़ा है। अगले महीने मेरी शादी है। पुरुष क्यों भूल जाते हैं कि कमी सिर्फ औरत में ही नहीं होती, पुरुष में भी होती है। लेकिन पुरुष अपने अहंकार में औरतों के साथ अत्याचार करते हैं, अपने अंदर की कमी को देख नहीं पाते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।